तो सर्कल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल्स देखो क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो 9th क्लास में सर्कल्स के जो थ्योरम्स थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सर्कल्स अगर 10th क्लास का समझ में आना है तो 9th क्लास के सर्कल्स के जो थ्योरम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी उन थ्योरम्स की मैं बता दूंगा, रिकॉल करवा दूंगा। 10th की सर्कल जो है अगर हम कंपेयर करें कंटेंट वाइज तो 10th की सर्कल 9th के सर्कल के कंपैरिजन में बहुत इजी है, कंपेयर करने के लायक भी नहीं है, इतनी इजी है। ठीक है, तो 9th में हमने बहुत ज्यादा सर्कल्स किए थे, 10th क्लास में सर्कल्स बहुत ही कम है। मतलब इन दोनों का अगर कंटेंट वाइज बात करें तो ये सिर्फ 20% है 9th के कंटेंट का। 9th में जब हमने ह्यूज सर्कल पढ़ा था, सारे थ्योरम सारे कॉन्सेप्ट समझे थे, 10th की सर्कल सिर्फ 20% है 9th के कंपैरिजन में। तो अब 10th की सर्कल्स में करना क्या क्या है। वैसे तो सर्कल्स की बेसिक डेफिनेशन और उस पे कॉर्ड रेडियस ये सब अगर हम जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। वो सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पता होगा सबको कि सर्कल में रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होती है, वो सबको पता है। तो 10th की सर्कल हम डायरेक्टली स्टार्ट करें। देखो ये इमेजिन करो एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल का एक सेंटर होगा, इसे मान लो ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर पे अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें सरकमफेरेंस तक, ये मान लो O हो गया, ये मान लो A हो गया, तो इसको बोलते हैं सर्कल का रेडियस, ठीक है। ये रेडियस है। एक और वर्ड आता है टेंजेंट, इस पे पूरा 10th का सर्कल बेस्ड है। टेंजेंट जो वर्ड है इस पे पूरा 10th का सर्कल बेस्ड है। अगर टेंजेंट का मतलब नहीं पता तो सर्कल समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। अब टेंजेंट क्या होता है वो देखो। तो हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट और एक सर्कल में कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं वो डिसाइड करना है। एक लाइन में और सर्कल में कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं वो डिसाइड करना है। तो मैं कुछ केसेस बनाता हूं। देखो ये एक लाइन है जो सर्कल के आउटसाइड है। तो इस लाइन में और सर्कल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, नो पॉइंट कॉमन है ना। लाइन सर्कल को टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहां पे इस लाइन में और सर्कल में कितने पॉइंट्स कॉमन है, 2 पॉइंट्स कॉमन है, ठीक है। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि लाइन सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाए, तो यहां पे सिंगल पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट है कॉमन। तो इस केस में थर्ड वाले केस में ये जो लाइन है ना वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट में और सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है और उस कॉमन पॉइंट का भी नाम है। इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो सेकंड वाला केस है ये वाला, इसमें इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट क्या करती है, सर्कल को डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करती है, ओके। और ये कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो टेंजेंट का मतलब समझ आ गया। सर्कल में और लाइन में सिंगल पॉइंट अगर कॉमन है तो उस लाइन को सर्कल के लिए हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट है। और जो पॉइंट कॉमन है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। यहां तक की बात समझ आ गई? यस सर। तो टेंजेंट की डेफिनेशन लिखनी है, चलो लिखो टेंजेंट की डेफिनेशन। देखो इफ अ सर्कल and a line, if a circle and a line have just one point in common, if a circle and a line have just one point in common, that line is said to be tangent. That line is said to be tangent, and that common point is called as point of contact. Is called as point of contact. और ये वाला जो फिगर है ना जिसको मैंने सर्कल किया है, ये वाला फिगर इस डेफिनेशन के नीचे बना लो। हो गया? यस सर। चलो अब नंबर 2 लिखो सीकेंट।
SECANT, secant. देखो डेफिनेशन, if a line intersects a circle at distinct points, if a line intersects the circle at distinct points, then that line is said to be secant of that circle. और ये वाला फिगर बना लो जो अभी सर्कल किया है यहां पे, हो गया? सर एक मिनट। अच्छा, हो गया सर। चलो अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम वेरियस पॉइंट्स। सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं अगर अलग अलग सिचुएशन दिए जाएं पॉइंट्स के। देखो फर्स्ट केस ये हो सकता है कि ये मान लो सर्कल है, सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है, इंटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट है। बताओ प्रेषा, कोई भी टेंजेंट बना सकते हो यहाँ पे, कितने बना सकते हो? कम ऑन, ट्राई तो करो। सर 0। वेरी नाइस, परफेक्ट। एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते। पॉइंट पी से पास करने वाली ऐसी कोई लाइन होगी ही नहीं जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे कट करे। देखो कोई भी लाइन बनाओगे तो सीकेंड मिल जाएगा, वो दो डिफरेंट प्लेसेस पे कट कर लेगी सर्कल को। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में है, लिख लेते हैं, इफ अ पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर, मतलब अंदर हो अगर सर्कल के, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, there will be no tangents passing through P। ये बात समझ आ गई? सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, कोई भी लाइन हम नहीं बना सकते जो P से भी पास करे और सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाए। अगर सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, कितने टेंजेंट्स होंगे? 1। वेरी गुड, सिंगल टेंजेंट होगा और वो टेंजेंट ये वाला। इस केस में 1 टेंजेंट होगा। इस केस में बताओ कितने टेंजेंट्स होंगे? 0। आउटसाइड पॉइंट है तो 0 क्यों होंगे? यहां से देखो, एक तो टेंजेंट ये बना सकते हो। इनफाइनाइट कैसे बनाओगे वो बताओ? एक तो ये बना सकते हो और दूसरा ये बना सकते हो। दो ही टेंजेंट बना सकते हैं, तीसरा बना ही नहीं सकते। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये क्लियर हुआ थर्ड केस या नहीं हुआ? यस सर। इनफाइनाइट नहीं बना सकते, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये सर्कल है, कोई पॉइंट इसके आउटसाइड है, तो कैसे टेंजेंट बनाओगे? ये वाली टेंजेंट तो नहीं होगी ना। एक पॉइंट ये वाली ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाए, तो एक तो ऊपर से मिल जाएगी
और दूसरा नीचे से मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी टेंजेंट इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाओगी ना, इस लाइन के, इस वाली लाइन के थोड़ा सा भी ऊपर जाओगी तो फिर वो सीकेंट मिल जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। सिर्फ दो ही टेंजेंट बनेगा यहाँ पे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनेगा। अब देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस और ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल में टोटल 2 थ्योरम्स हैं, 10.1 और 10.2। थ्योरम्स कितने हैं? 10.1 और 10.2। तो 10.1 जो थ्योरम है ना वो इस केस को डील करेगा। थ्योरम 10.1 में हमको ये सिचुएशन हैंडल करनी है और थ्योरम 10.2 में हमको ये सिचुएशन हैंडल करनी है। तो 10.1 क्या होता है, सुनो ध्यान से, हम प्रूफ करेंगे नो डाउट। थ्योरम 10.1 जो है वो इस सिचुएशन के साथ होगा, सेकंड वाले केस के साथ, और 10.2 जो होगा वो थर्ड वाले के साथ होगा। तो 10.1 थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये वाला सिचुएशन हो, एक ही टेंजेंट बनी हुई है किसी पॉइंट पे, पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं ना, तो रेडियस जो मिलेगी वो परपेंडिकुलर होगी। थ्योरम 10.1 है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई टेंजेंट हो और उस पर रेडियस भी हो, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। थ्योरम 10.1 है। 10.2 में क्या बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं, ये मान लो ए और बी, तो इन टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी ना वो इक्वल होगी। पी ए और पी बी क्या होगी? इक्वल होगी। टेंजेंट की लेंथ अगर बोला जाए तो पी से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, इस ए के बाद लाइन कहां जाती है वो लेंथ में काउंट नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो टेंजेंट की लेंथ अगर चाहिए तो सिर्फ पी से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ लेनी है। तो पी ए और पी बी यहाँ पे इक्वल होगी, थ्योरम 10.2 होगी। और 10.1 में क्या होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कंडीशन क्या है? बोथ, बोथ मतलब रेडियस भी और टेंजेंट भी passes through the point of contact, the point of contact। ये क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सर। इसको कॉपी करो। तो देखो 10.1 थ्योरम क्या है वो समझ लो पहले। थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी में दो ही थ्योरम्स हैं, 10.1 और 10.2। इन दोनों को मैं समझा देता हूं अच्छे से। 10.1 का जो स्टेटमेंट है, अभी लिखना मत, एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है वही मैं लिख रहा हूं एज इट इज। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। 1 minute। टेन पॉइंट वन क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसका प्रूविंग एग्जाम में नहीं आएगा। देखो मैं समझा देता हूँ क्या है, इसको कई बार हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो एक सर्कल है, ये देखो, ये मान लो सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट खींचनी है। ये मान लो मैंने टेंजेंट इस सर्कल पे बना ली है। देखो वैसे दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है ना? यहाँ पे दिख रहा है हमको क्लियरली कि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है। यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन दिख रहे हैं, दिख रहा है? तो ये ह्यूमन एरर है, मैं बना नहीं पा रहा हूं फिगर, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। अब समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, इस लाइन में और सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, बट ये ह्यूमन एरर है। मेरी लिमिटेशन है कि मैं फिगर एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा हूँ, बट एक्चुअल सिचुएशन में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होता है। ये पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको मान लिया हमने पी है। अब सर्कल का सेंटर हमको मालूम है,
सेंटर से अगर हमने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया पॉइंट पी के थ्रू, ये मान लो रेडियस हो गई, तो अब क्या होगा, ये जो रेडियस है ओपी, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मान लो ए बी अगर टेंजेंट है और रेडियस और टेंजेंट दोनों अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करते हैं, तो ये रेडियस क्या होगा, सर्कल के टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। अब ये मत समझना कि ये वाली टेंजेंट है और ये वाली रेडियस है तो ये दोनों भी 90 एंगल पे होंगे, नहीं होंगे। ये वाली रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करनी चाहिए, तो टेंजेंट भी और रेडियस भी दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी, तभी 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज फॉर्म नहीं होगा। ये है थ्योरम 10.1। ये क्लियर हो रहा है 10.1? यस सर। थ्योरम 10.2 भी देख लो, ये जो फिगर है वो 10.1 के लिए है। 10.2 यहां नीचे कर लेते हैं। 10.2 में जो स्टेटमेंट है इसका, वो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स बनाने के बारे में बोल रहा है। तो 10.2 में देखो क्या स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, पहले मैं फिगर बनाता हूं फिर बात करते हैं। देखो ये मान लो सर्कल है, अब इस सर्कल पे अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने डिस्कस किया है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन जाते हैं। ये मान लो फर्स्ट टेंजेंट है और इसी पॉइंट से ये मान लो हमारी सेकंड टेंजेंट है, ठीक है। ये पॉइंट मान लो P हो गया। अब टेंजेंट अगर बोले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है 10.2 का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, from an external point to a circle are equal। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो इसका जो रिजल्ट है थ्योरम 10.1 का, वो मैं लिखना भूल गया था, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये इसका रिजल्ट होगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, PA इज इक्वल टू PB, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। इन दोनों को हमें कॉपी करना है, और कॉपी करने के साथ साथ 10.2 का एक और स्पेशल रिजल्ट भी है। देखो 10.2 को हम चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत कम चांस है एग्जाम में आने का। ये सर्कल का सेंटर है मान लो तो इसका प्रूविंग मैं दिखा देता हूं। वैसे सर्कल का सेंटर है O से P को हमें ज्वाइन करना है। ये मान लो O से P को ज्वाइन कर लिया, O से A को ज्वाइन करना है और O से B को ज्वाइन करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा, मैं इसका ना पार्ट ऊपर लिखता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा है ऊपर, नीचे नहीं हट पाएगा। यहां देखो इस वाले पार्ट में इसकी प्रूविंग करते हैं, इस वाले थ्योरम की प्रूविंग करते हैं। तो ट्रायंगल्स हम जो ले रहे हैं, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO, कंस्ट्रक्शन यहां नोट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या किया है, ये मान लो 2 प्रूव है। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है O to P, O से A एंड O to B। अब देखो प्रूविंग कैसे हो रही है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल APO एंड BPO बताओ क्या क्या इक्वल होने चाहिए, क्या क्या हम ले सकते हैं। एक तो 90 ले सकते हैं ये वाला, ये दोनों अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं और OA OB रेडियस है तो दोनों ही 90 90 होंगे। 10.1 थ्योरम से बोलो, अभी जस्ट किया है। यस सर। एंगल OAP और एंगल OBP दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री। रीजन क्या है, थ्योरम 10.1। उसके बाद देखो इस 90 के सामने वाली साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है ना। तो OP इक्वल टू OP ये कॉमन हो गई, और एक साइड OA दूसरी साइड OB, ये सर्कल की रेडियस है। तो ट्रायंगल APO ये कॉन्ग्रुएंट बन रहा है किसके, APO कॉन्ग्रुएंट बन रहा है BPO के। RHS क्राइटेरिया है, क्लास 9 में पढ़ा था। तो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब देखो CPCT से, तो ये AP और BP इक्वल हो गया CPCT से। AP इक्वल टू BP, इसका रिजल्ट होगा CPCT से, ये इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमने प्रूव कर लिया।
समझ आ रही है बात? Yes, sir. अच्छा, इसी के साथ साथ सीपीसीटी से हमें और भी चीजें मिलेंगी। देखो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है ना पी पे, वो इक्वल होगा। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, पॉइंट पी पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल होंगे। तो पॉइंट पी पे एंगल एपीओ और एंगल बीपीओ ये इक्वल होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी इक्वल होगा। तो कहने का मतलब एंगल एओपी और एंगल बीओपी भी इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. 10.1 पहले पूरा लिखो यहाँ तक, फिर 10.2 जितना अभी लिखा है, ये दोनों अभी मत लिखना, इनके बारे में कुछ बता रहा हूँ फिर लिखना है। ठीक है। तो ये पूरा कॉपी करो, पहले 10.1 यहाँ तक और फिर 10.2 फिगर के साथ और यहाँ तक सिर्फ करो जल्दी से कॉपी। कर लिए कॉपी? हाँ सर, ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये दोनों रिजल्ट भी लिख लो, ये दोनों 1 और 2 करके लिख लो। इसका एक स्टेटमेंट हमको लिखना है। ये दोनों भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से ही आ जा रहे हैं, ठीक है ना? ये 1 और 2 भी इसी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी से आ जाते हैं, सीपीसीटी से। लिख लिए? हाँ जी सर। चलो फर्स्ट को समझो पहले, फर्स्ट है क्या, फिर इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो फर्स्ट वाला देखो, एपीओ और बीपीओ, ये वाला एंगल एपीओ है और ये वाला एंगल बीपीओ है। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, कहने का मतलब ओपी लाइन के रिस्पेक्ट में पहली टेंजेंट एपी जिस एंगल पे इंक्लाइंड है, दूसरी टेंजेंट भी उसी एंगल पे इंक्लाइंड है। फिर से, पहली टेंजेंट मान लो ये वाली है एपी, सेकंड टेंजेंट मान लो बीपी है। तो ओपी लाइन के रिस्पेक्ट में टेंजेंट 1 जितने एंगल पे है उतने ही एंगल पे टेंजेंट 2 भी उसी लाइन के रिस्पेक्ट में है। तो कहने का मतलब टेंजेंट एपी और बीपी जो है वो ओपी के रिस्पेक्ट में इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि सेम एंगल पे है वो। ये बात समझ आ रही है? यस सर। चलो अब नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट लिखो। लिखो बोथ टेंजेंट्स AP and BP are equally inclined with respect to the center and the external point. लिख लिया? यस सर। चलो अब नंबर 2 का देखो, इसका क्या मतलब हुआ। एओपी और बीओपी इक्वल है। यहां देखो एओपी और बीओपी है कहां, पहले वो समझो। ये एंगल है एओपी और ये एंगल है बीओपी, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल है ना? एओपी और बीओपी भी आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो सेंटर जो है ना इस सर्कल का, वो लाई करेगा एपीबी के बाइसेक्टर पे। समझ रही हो? एंगल एपीबी जो है उसके बाइसेक्टर पे सेंटर लाई कर रहा है, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों रिजल्ट्स को ध्यान रखना। यहां तक क्लियर? बोलो 10.1 10.2 यहां तक क्लियर? यस सर। तो अब ना मैं तुम्हें 2 एग्जांपल्स बताता हूं, वो सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का है ये एग्जांपल। कई बार तो एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3।
ये पेज नंबर 212 पे है। इन दोनों को जरूर सॉल्व करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 है 2 मार्कर, 2 मार्क्स में आता है, और 3 जो है वो 4 मार्कर है। ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि सर्कल वैसे बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्कोप नहीं है एग्जामिनर के बाद क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से करना। तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। इनको नोट कर लो, सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं इसको भी सॉल्व करवा दूंगा। यहां तक नोट कर लो, फिर बता दो, आगे चले। टेन 10.2 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10.2 से, तो 10.2 में कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम 10.2 से स्टार्ट करते हैं। 10.2 से बुक है अभी साथ में? हाँ जी सर। चलो, तो 10.2 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वो हम लास्ट तक सॉल्व भी करेंगे। देखो 10.2, पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में आने का चांस थोड़ा कम है। क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर है ये। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13, ये लास्ट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 7 से लेकर 13 तक ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो पाइथागोरस थ्योरम पे है, प्रैक्टिस कराने के लिए, वार्म अप जैसा, तो हम इन सारे क्वेश्चंस को फोकस करेंगे बहुत ज्यादा। ये बात क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस सबको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक होमवर्क है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बुक को देखो। फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये मान लो सर्कल बना लिया पहले। पाइथागोरस थ्योरम तुमको आता है ना अच्छे से? पाइथागोरस थ्योरम आता है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम अ पॉइंट Q, ये साफ बता रहा है कि पॉइंट Q आउटसाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो Q से एक टेंजेंट है, मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट बना है Q से, ये पॉइंट P लिख लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। Q से एक टेंजेंट है एट पॉइंट P, उसकी लेंथ है 24, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है? OP मान लिया इसको 25 है। क्या करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम कर लोगे? यस सर। तो 90 के अपोजिट साइड OQ स्क्वायर, हाइपोटेनस है, इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके OP फाइंड कर लेना, यस सर। घर पे कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 एक साथ कॉपी कर लेना, देख लो पहले। 10.11 एक फिगर साथ में गिवन है, तो फिगर बना ले पहले, फिर आगे बात करेंगे। ये देखो कुछ फिगर मैं इस तरीके से बनाता हूं, ये सिचुएशन है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट Q है। जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है वो 110 है। क्या करना है? PP एंड TQ 2 टेंजेंट्स हैं, सेंटर इसका O है, एंगल POQ 110 है, एंगल PTQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये एंगल तो 90, ये एंगल भी 90, 10.1 थ्योरम पता है ना, यस रेडियस सर। परपेंडिकुलर, तो ये 90, 90, ये 110, तो इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो। इन क्वाड्रिलैटरल OPTQ
कैसे लिखोगे? एंगल ओ, एंगल पी, एंगल टी और एंगल क्यू, इसका सम कितना होगा? 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी। अब एंगल ओ की वैल्यू 110, एंगल पी तो 90 है, एंगल टी हमको फाइंड करना है, छोड़ दो वैसे ही, एंगल आर भी 90 है। यहां से बोलो एंगल टी निकल जाएगा। यस सर। कर लेना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक साथ, फिर कॉपी कर लेना सबको। क्वेश्चन नंबर 3, द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल O। बना ले फिगर पहले। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है मान लो O पे, P पॉइंट से टेंजेंट्स बनाए, टेंजेंट PA एंड PB। टेंजेंट्स का नाम भी मेंशन है। तो टेंजेंट्स की लेंथ अगर वो बोलता है तो हम सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ देखते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। टेंजेंट्स PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree। तो टेंजेंट्स जो है वो 80 डिग्री इंक्लाइंड है। दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है? 80 डिग्री। देन फाइंड एंगल POA। चलो, तो POA फाइंड करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। O से A, O से B और OP को हमने ज्वाइन कर लिया। एंगल POA मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है। मान लो ये एंगल X है, ये एंगल कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखो, अभी जो 10.2 हमने प्रूव किया है उसमें ये देखा था कि OP लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, देखा था ना? यस सर। सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल APO को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल BPO के। तीनों स्टेप्स लिख के कॉन्ग्रुएंट करोगे। ये डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज नहीं करना है, ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या होगा? एंगल APO और एंगल BPO ये इक्वल हो जाएंगे। कितने होंगे? 1/2 ऑफ 80 डिग्री। तो ये मिल गया 40। कौन सा? एंगल APO, ये 40 आ गया। एंगल OAP ये तो 90 आएगा थ्योरम 10.1 से, है ना? अब इस वाले ट्रायंगल में क्या करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे इन ट्रायंगल OAP। तो इन ट्रायंगल OAP एंगल OAP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल POA, इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अब जिनकी जिनकी वैल्यू पता है पुट करो। OAP की वैल्यू 90 डिग्री, फिर APO ये हो गया 40 और ये हमारा X है, यहां से X निकल जाएगा। बोलो। यस सर। कर लेना घर पे ये होमवर्क। चलो कॉपी करो इतना पहले जल्दी से। तो यहां तक कॉपी कर लिए। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्कल के एंड पॉइंट पे हमको डायमीटर्स ड्रॉ करने हैं। पहले ना मैं पार्टीशन बना लेता हूं, ज्यादा क्वेश्चन अट जाएंगे। हाफ इधर हाफ इधर। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल पहले हमने ड्रॉ कर लिया, तब तक क्वेश्चन को पढ़ो। ये मान लो हमने एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में डायामीटर खींचनी है और डायामीटर के एंड पॉइंट्स पे हमको टेंजेंट्स बनानी है। तो ये देखो डायामीटर बन गई। डायामीटर सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और ये सेंटर से पास करती है, इतना जानते हो। तो एक टेंजेंट बनाया सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे, और एक टेंजेंट बनाया सर्कल के इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, देखो गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, पहले इन पॉइंट्स का नाम ले ले। ये PQ, ये मान लो R है, ये मान लो S है, सर्कल का सेंटर O पे है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स A और B है। समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गिवन, सबसे पहले AB इज डायामीटर, ये गिवन है। AB इज डायामीटर, AB डायामीटर गिवन हो गया। उसके बाद PQ एंड RS आर tangents at point B and A respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब PQ B पे है टेंजेंट और RS A पे है टेंजेंट। टू प्रूव, ये प्रूव करना है दैट PQ इज पैरेलल टू RS। PQ को RS के पैरेलल प्रूव करना है। यहां तक क्लियर? यस सर। देखो प्रूविंग, सबसे पहले हम इस पूरे फिगर को हाफ करते हैं। हाफ करते हैं मतलब सेंटर से इसको हाफ कर दो इस तरीके से, और नीचे का फिगर सोचो। तो देखो ये रेडियस है, ये वाली OA,
ये हमारी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल 90 होगा 10.1 थ्योरम से। बोलो। Yes, sir. तो लिख लेते हैं इसको पहले। OA is radius and RS is tangent at point A। तो ये क्लियर हो रहा है कि रेडियस भी A से पास कर रहा है, टेंजेंट भी A से पास कर रहा है। सो एंगल OAS will be 90 डिग्री। द रीजन इज थ्योरम 10.1। 10.1 हमने थोड़ी देर पहले किया है। अब ऊपर के हाफ के बारे में सोचो, OB भी रेडियस है और ये B पे टेंजेंट भी है, तो ये एंगल भी 90 होगा, उसको भी लिख लेते हैं। Similarly, OB is radius and PQ is a tangent. PQ is a tangent at point B। तो ये भी क्लियर हो गया कि OB और ये टेंजेंट दोनों B से पास कर रहे हैं, तो एंगल OBQ is also 90 डिग्री। रीजन है थ्योरम 10.1। अब देखो इन दोनों एंगल्स का जो सम है ना वो 180 है। तो तुम्हें पता होगा अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे ये Yes, सिचुएशन, sir. अगर एक ही साइड के एंगल्स का सम हम 180 प्रूव कर लेते हैं तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। Hello. तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, एंगल OAS प्लस एंगल OBQ, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 90 प्लस 90 ये आ गया 180 डिग्री। सो क्या होगा, RS लाइन इज पैरेलल टू PQ। इसका रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 है, सप्लीमेंट्री। ये हो गया प्रूफ। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक साथ कॉपी कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10.1 का कन्वर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में होमवर्क देता हूँ, ये थ्योरम 10.1 का कन्वर्स है, इसका ये कन्वर्स है। अच्छे से पढ़ना, ये हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इसको ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, ट्राई करना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में बोल रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं पहले वो मैं डिस्कस कर देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं ये ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर तो कोइंसाइड करता है, बस रेडियस अलग अलग होता है। तो सर्कल्स विथ सेम सेंटर, सर्कल विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट रेडियाई, ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, डिफरेंट रेडियाई। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम पॉइंट पे हो, बस रेडियस डिफरेंट हो, अलग अलग रेडियस हो। जैसे फिगर बनाऊं अगर, तो मान लो इस पॉइंट को सेंटर लेके हमने ये सर्कल बना दिया, और इसी पॉइंट को सेंटर लेके अगर वाला पहले वाला सर्कल का रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसी पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल और बनाओ जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों सर्कल में देखो सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड मतलब सेम पॉइंट पे है, और इनका रेडियस अलग अलग है। तो क्या होगा, इन सर्कल्स का जो विड्थ होगा ना वो हर जगह सेम रहेगा। यहाँ पे विड्थ कितना होगा बता सकते हो? इस रिंग का जो विड्थ होगा, हाँ 3, वेरी नाइस, ये होगा 3, तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3, हर जगह 3 होगा। तो ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समझ आ रही है बात? Yes, sir. चलो अब मैं अच्छा सा फिगर बनाता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 and 3। तो पहले फिगर बना लेते हैं, अच्छा सा फिगर बनाएंगे। तो एक सर्कल मान लो ये वाली हो गई, और दूसरी सर्कल इसके अंदर है,
ठीक है, दूसरी सर्कल इसके अंदर है, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पे है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये मान लो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, ये है इन दोनों सर्कल का सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये तो कॉन्सेंट्रिक की डेफिनेशन थी, तो यहां तक का पार्ट अलग रखना। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दो सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक है दोनों, उनका रेडियस जो है वो 5 और 3 है। ओके, रेडियस 5 एंड 3 है। तो छोटी वाली सर्कल का रेडियस मान लो 3 है, ये वाला रेडियस ओ ए ये मान लो 3 है, और बड़ी वाली सर्कल का रेडियस 5 है। ठीक है, तो ये वाली मान लो 5 है, ओ बी मान लो 5 है। तो ऐसा लिख लिया हमने, ओ ए है 3 और ओ बी है 5, दोनों सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना। करना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो एक ऐसी कॉर्ड बनाओ जो लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड हो बट छोटी वाली को टच करे। तो टच करेगी, कैसे बनाएंगे, बी से एक लाइन ड्रॉ करो इस तरीके से, मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ब्लैक से। ये देखो, ये एक लाइन हमने बनाई, थोड़ा सा फिगर सही से बनाना पड़ेगा, इस तरीके से, ये मान लो पॉइंट सी है। तो ये जो BC है ना, वो लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है बट छोटे वाले के लिए टेंजेंट है, क्योंकि पॉइंट ए से वो पास कर रही है ना। यस सर। इसकी जो सेगमेंट है वो कॉर्ड है, किसके लिए, फॉर लार्जर सर्कल एंड टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है, टू फाइंड BC। फिगर क्लियर बोलो, फिगर क्लियर प्रेशा? यस सर। चलो BC फाइंड कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले छोटे वाले सर्कल को देखो, सर्कल ये वाला C1 मान लो इसको, और बड़े वाले को C2 मान लो। C1 सर्कल 1, C2 सर्कल 2। अब C1 सर्कल में OA जो है वो रेडियस है, और ये BC क्या है, टेंजेंट है, दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं A से, तो ये एंगल 90 हो गया, थ्योरम 10.1 है ना। तो इन सर्कल C1 देखना, OA इज रेडियस एंड BC is tangent at point A. So angle OAB कितना आ गया, 90 डिग्री। ये कहां से आया, थ्योरम 10.1 से आया। तो OAB 90 मिल गया। अब हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल OAB में AB की लेंथ निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहां से हमको OB स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, OA स्क्वायर 3 स्क्वायर और AB स्क्वायर अननोन है। तो इसी को आगे अगर सॉल्व करें तो 25 इक्वल टू 9 प्लस AB स्क्वायर, आगे चले जाओ तो AB स्क्वायर मिल गया 16, इसलिए हमको AB की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। तो AB ये वाला पार्ट हो गया 4। अब देखो क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था, क्लास 9th में थ्योरम क्या पढ़ा था मैं समझा देता हूं, फिर उसको यूज करेंगे। यहां देखो, ये सर्कल है और ये मान लो कॉर्ड है। तो सर्कल पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस कॉर्ड पे, सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। यस याद है सर। ना। तो अब बड़े वाले सर्कल को देखो, सर्कल C2 में, सर्कल C2 में BC क्या है, कॉर्ड है, और सेंटर से उस पे परपेंडिकुलर है। तो AB और AC इक्वल होगा, मतलब कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई, 8 आ गई, पर इसको लिखना है अभी। तो इन सर्कल C2 OA is perpendicular to, ऐसे लिखो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, OA is perpendicular to BC, so जो BC की लेंथ होगी that will be twice of AB। ये हो गया 2 into 4, आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया? यस सर। चलो कॉपी करो। तो ये कॉपी कर लिया, चलो आगे चल रहे हैं। 7th के बाद मैंने बताया सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 7th के बाद।
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th के बाद सारे बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें फिगर 10.12 को रेफर कर रहा है, तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखो सबसे पहले एक सर्कल है, कोशिश करते हैं फिगर जैसा दिया है वैसा ही बनाएं ताकि एग्जैक्ट फीलिंग आए हमको इस क्वेश्चन की। तो ये सर्कल हो गया। अब इस सर्कल पे कुछ लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। ये लाइन मान लो BC है, हर एक लाइन जो है वो टेंजेंट है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मान लो BC हो गई, ये मान लो सॉरी DC हो गई, ये वाला मान लो हमारा CB हो गया, ये मान लो हमारा AB हो गया, अब यहां से टेंजेंट बन जाए बस सही से, और ये मान लो कुछ हद तक फिगर हम बनाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, कुछ हद तक। एग्जैक्ट फिगर के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना। मेरे पास तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैं सर्कल परफेक्ट बना सकता हूं, बट तुम्हें कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सर्कल का ना बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि बच्चे फिगर नहीं बना पाते हैं, समझ में आ रही है बात। तो फिगर बनाने की प्रैक्टिस स्पेशली करनी है। ये देखो, ये जो पॉइंट है वो यस A, सर। ये पॉइंट B है, ये C है, और ये पॉइंट D है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर लें तो AB जो है वो P पे कॉन्टैक्ट है उसका, BC का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R है, और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S है। चलो देखो यहां से पार्टीशन, गिवन, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब मतलब क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ये बात सही है। क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब सर्कल जो है उसके लिए क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी, ये मतलब होता है सर्कमस्क्राइब करने का। और अगर बोले सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल, तो कैसा फिगर बनेगा, क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड से, मतलब उसके वर्टिसेस से होकर सर्कल पास करेगी। तो इन दोनों फिगर में डिफरेंस पहले क्लियर करो। ये जो फिगर है उसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और इसका मतलब क्या है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्लियर करना। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर वाला फिगर जो है वो सर्कमस्क्राइब करेगा, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर है ना, सर्कल तो यस अंदर है सर। क्वाड्रिलेटरल के, तो कैसे पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है मतलब सर्कल के लिए क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स क्या होंगी, टेंजेंट्स होंगी। और अगर सर्कल ने सर्कमस्क्राइब किया है क्वाड्रिलेटरल को, तो सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से पास करेगा, ये मतलब है। चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that, to prove AB plus CD equal to AD plus BC। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है वो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट सर्कल के आउटसाइड हैं, उनका नाम बताओ क्या क्या पॉइंट्स है वो, सर्कल के आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो ये A हो गया, दूसरा B हो गया, तीसरा C हो गया, और चौथा D हो गया। बाकी सारे पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस में है। मैंने पूछा है आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ABCD यही 4 पॉइंट्स आउटसाइड है, यस और नो। यस सर। तो सर्कल के आउटसाइड अगर कोई पॉइंट होता है, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनते हैं, हमको पता है ये बात। यस सर। जैसे मान लो P है, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो आउटसाइड पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो PA और PB इक्वल होगा इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे देखो, अगर हम A से टेंजेंट्स बनाते हैं तो पहला टेंजेंट AP है, दूसरा AS है। मैंने बताया था टेंजेंट सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक काउंट होगा। तो A से टेंजेंट एक तो AP हो गया, दूसरा AS हो गया, वो दोनों इक्वल होंगे। B से टेंजेंट BQ हो गया और BP हो गया, वो दोनों इक्वल। सिमिलरली C और D से भी होंगे। तो यहाँ पे देखो AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, देखो A पे जो टेंजेंट्स हैं वो कैसे बनेंगे,
हम चाहे तो AP इक्वल टू AS लिख सकते हैं, या हम चाहे तो AS इक्वल टू AP लिख सकते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा लिखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, उसके लिए हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। देखो AP में कितने पार्ट्स हैं, AP की जो साइड है, AB की सॉरी, उसमें AP है और BP है। AB साइड किससे बना है, AP से और BP से। CD yes, साइड किससे मिलके बना है, तो CD में है CR और DR। इसी तरीके से AD में कौन कौन सा पार्ट है, तो AS है और DS है। BC में कौन कौन सा पार्ट्स है, तो BC में तुम्हारा BQ है और CQ है। तो इनमें से कौन सा हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी डिसाइड हो जाएगा ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है। तो AP देखो कौन सी साइड पे है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, देख के बताओ। क्या सर? AP जो है हम्म, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है ना, यस सर। तो हम ये वाला लिखेंगे। इसमें क्या है, इक्वल टू के राइट साइड हो गया ना AP। हाँ जी, इन्हीं चारों को देखेंगे हम, इनको लेफ्ट साइड में रखेंगे और इन चारों को राइट साइड में रखेंगे। ठीक है। यार ये बात, चलो तो स्टार्ट करते हैं, चारों इक्वेशंस बनाते हैं। चारों इक्वेशन मतलब ABCD पे एक बार घूम के और 10.2 थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलो तो पॉइंट A पे क्या होगा, AP इक्वल टू AS। अब AP को लिखना है लेफ्ट साइड पे और AS को लिखना है राइट साइड पे। यहाँ देखो AP लेफ्ट साइड में है, AS इक्वल टू के राइट साइड में है। तो पॉइंट A पे क्या लिखेंगे, AP इक्वल टू AS, फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट B पे हम चाहें तो BP इक्वल टू BQ भी लिख सकते हैं और BQ इक्वल टू BP भी लिख सकते हैं। अब कौन सा लिखना है, तो यहाँ देखो इनमें से जो BP है वो देखो लेफ्ट साइड पे है यस और सर। राइट साइड पे है, तो हम कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, BP इक्वल टू BQ। ऐसे ही बताओ C पे कैसे लिखना है, CR इज इक्वल्स टू CQ। वेरी नाइस। C पे CR इक्वल टू CQ, CR को लेफ्ट साइड रखना है, CQ को राइट साइड में। थर्ड इक्वेशन पॉइंट D पे भी बता दो। DR इज इक्वल्स टू DS। बहुत बढ़िया, DR इक्वल टू DS, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इन चारों का कंबाइंड रीजन एक साथ लिख देंगे, वो पूरा थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट of a circle are equal. Tangents from external point of a circle are equal. अब इन चारों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 +2 +3 +4, चलो चारों को ऐड करो। तो लेफ्ट साइड वाले एक साइड पे AP और पेयरिंग कर ले, यहीं पे AP और BP एक पेयर बना लिया, और जो बाकी बचे CR और DR उनका एक पेयर, CR प्लस DR एक पेयर बन गया। RHS पे भी पेयर बनाओ, तो AS का पेयर किससे बनेगा, DS के साथ, यहां देख लो, है ना। तो AS और DS एक ब्रैकेट में डाल दो और जो बच गए हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, BQ और CQ। चलो इनको ऐड करने के, AP और BP ऐड करके मिल गया AB, ये ऐड करके मिल गया CD, RHS पे AS और DS क्या मिल गया, AD, और इसमें क्या मिल गया, BC। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। समझ आई बात। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और है जो बिल्कुल इसी के जैसा है, तो वो मैं पहले करवा देता हूँ। वो सीक्वेंस हम ब्रेक कर रहे हैं, 8th के बाद हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं, बता देता हूँ कौन सा, 11th, क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। तो 11 में क्या करना है, देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो इसमें बोला है 11th में, अगर बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल मान लो पैरेललोग्राम हो गया ना, अगर वो पैरेललोग्राम हो गया, क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गया तो ये रोम्बस होना पड़ेगा। तो अगर किसी पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया तो फिर उस पैरेललोग्राम का नाम होगा रोम्बस। ये प्रूव करना है। समझ आ गई बात। यस सर। 11th में क्या करना है, देखो एक सर्कल बनाते हैं, मैं हाथ से बनाता हूं पहले। ये मान लो सर्कल बन गई और एक पैरेललोग्राम हमने ऐसे बना लिया, इस तरीके से। कुछ हद तक मतलब अगर बन गया हो फिगर सही से, तो ये मान लो हमारा फिगर है, ठीक है। ये A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D।
एक्स्ट्रा पार्ट मैं हटा देता हूं, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। तो अब देखो गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया। मान लो ये पॉइंट P है, वही सेम फिगर है PQR और S, है ना। अब इस पैरेललोग्राम को हमें क्या करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। चलो क्लास 9th में रोम्बस प्रूफ करने का प्रोसीजर हमको पढ़ाया गया था। रोम्बस प्रूफ करने का प्रोसीजर क्या होता है, अ पैरेललोग्राम with adjacent sides equal is a rhombus। ये याद होगा, अगर रोम्बस प्रूफ करना है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को तो पहले हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं और फिर एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो वो रोम्बस बन जाता है। तो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, यहां तक का पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, यहां तक का पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा इसी तरीके से। तो अगर 8th आ गया मान लो तो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आंसर हो गया। बट अगर क्वेश्चन नंबर 11th आ गया तो यही सेम चीजें हम फिर से लिखेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4 उसी तरीके से लिखेंगे। कौन सा किधर लिखना है, कौन सा राइट साइड में लिखना है, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां तक का पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ये मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 जो आउटकम था, आउटपुट था, वो हम एज इट इज कर लेंगे, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। यहां तक का पार्ट एग्जैक्टली सेम है, डिट्टो, एक वर्ड भी चेंज नहीं करेगा। और इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई कंफ्यूजन है, ये कहां से आ गया, ऐसा कुछ है माइंड में? हाँ, तो ये डिट्टो सेम है क्वेश्चन नंबर 8 का, पूरा सॉल्यूशन कॉपी करना है। उसके बाद क्या है वो देखो। तो अब ABCD तो पैरेललोग्राम दिया था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी, तो AB इक्वल होगा CD के इक्वेशन 2 एंड AD इक्वल होगा BC के इक्वेशन 3। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये समझ आ रहा है, AB और CD अपोजिट साइड्स हैं, AD BC भी अपोजिट साइड है। तो इक्वेशन 1 में 2 और 3 की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 को रीराइट करें, अगर AB को AB छोड़ दो, CD की जगह पे AB लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से। यस सर। RHS में है AD और BC, तो AD को AD लिख दो, BC की जगह AD लिख दो। ये कहां से लिखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये बन गया ट्वाइस AB इक्वल टू ट्वाइस AD, दोनों साइड से 2 2 कट, AB इक्वल टू AD। अब जरा AB और AD को देखो, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये सेम वर्टेक्स शेयर करता है ना पॉइंट A, तो AB और AD एडजेसेंट साइड हो गया। तो पैरेललोग्राम इसने बोल रखा है और हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर लिया, तो रोम्बस बन गया। सो ABCD इज अ रोम्बस। ये हो गया प्रूफ। समझ आया? यस सर। चलो कॉपी करो। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, अभी मिटाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th के बाद आगे चलेंगे, 9th और 10th करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9, बुक देखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बुक में देख लेना। 9th भी इंपॉर्टेंट है, तो 9th में एक फिगर को रेफर करने को बोल रहा है, फिगर 10.13। तो वो फिगर पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे बात होगी। यहां से क्वेश्चन लंबे लंबे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लंबा है, तो ये एक बार में हम लोग करते हैं। ये देखो, ये सर्कल है, समझना अच्छे से, फिगर मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि क्लियर पता चले हो क्या रहा है। तो पहले फिगर बना ले, फिर बात करेंगे। इस पे एक डायामीटर है, फिर एक टेंजेंट है तुम्हारा पॉइंट ऊपर वाले पे, दूसरी टेंजेंट यहां पे है, एक टेंजेंट और है जो इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा फिगर हो गया। अब देखो नेमिंग्स कहां कहां क्या क्या है।
ये सर्कल का सेंटर है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C, इस पॉइंट का नाम इन्होंने A लिया है, ये लाइन Y है, ये लाइन X है, ये वाली X डैश और ये वाली Y डैश, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, बस इतना सा है। अब चलो सुनो क्वेश्चन पढ़ते हूं मैं, ठीक है। इन फिगर 10.13 XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये जो लाइन है ना, कौन सी, XY और X डैश Y डैश, ये पैरेलल है और पैरेलल टेंजेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 याद करो, जो मैंने बोला था कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये सीखा था कि अगर पैरेलल टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो एक बार बुक से। तो XY और X डैश Y डैश अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो PQ जो होगा वो डायमीटर होगा, ये बता रहा है वो इनडायरेक्टली। समझ आ रही है बात? यस सर। सेंटर इसका O पे है, लिखेंगे उसको हम टेंजेंट्स कैसे डायमीटर बनाते हैं। सेंटर इसका O पे है, अनदर टेंजेंट AB है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, प्रूव दैट एंगल AOB इज 90। तो AOB को पहले हम ज्वाइन करके बना लेते हैं। ये देखो A से O और B से O भी मिला लिया, AOB को 90 प्रूव करना है, ठीक है। AOB को क्या प्रूव करना है, 90। तो बहुत सारा पार्ट गिवन में आएगा, लिखते हैं एक-एक करके। देखो सबसे पहले गिवन में क्या है, XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, दैट इज अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो PQ जो होगा वो डायमीटर बन गया, ठीक है। तो अगर ये डायमीटर बन गया मतलब OP रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया। समझ आ रही है बात? यस। ओके, टू प्रूव, अच्छा एक और टेंजेंट है, AB भी टेंजेंट है, वो भी लिख लेते हैं। AB is a tangent at point C, तो पॉइंट C पे AB टेंजेंट है। टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो कैसे प्रूव होगा, AOB को 90 कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो देख लो अच्छे से। कंस्ट्रक्शन में ब्लैक से करता हूं। O से C हमें ज्वाइन करना है ताकि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम यूज कर पाए। 90 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को रेडियस के थ्रू ज्वाइन किया पॉइंट C को, तो ये एंगल हो गया 90, क्योंकि थ्योरम 10.1 हमको यूज करना है इस ट्रायंगल में। अब देखो प्रूविंग, कंस्ट्रक्शन क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया O टू C। प्रूव, तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी याद है क्लास 9th की? यस सर। तो अब देखो कुछ कॉन्ग्रुएंट हमको यहाँ पे करना है। कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल सेकंड, थर्ड ट्रायंगल और ट्रायंगल 4। ये ट्रायंगल्स कैसे बन रहे हैं, तो APO और ACO, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। फिर ट्रायंगल 3 और 4 को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। दोनों एक ही तरीके से होंगे, तो 1 और 2 को कर लेंगे और उसके बाद 3 4 को सिमिलरली लिख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, ओके। देखो कैसे होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले देखो AP और AC इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A से टेंजेंट AP तक रहेगी और AC तक रहेगी। तो दोनों A से टेंजेंट्स हैं वो इक्वल, लिख लेते हैं। AP इक्वल टू AC, रीजन है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A, थ्योरम 10.1 में पढ़ा है इसको। और देखो OP इज इक्वल टू OC, ये दोनों रेडियस हैं। OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने ट्रिपल एस चुना है, वैसे और भी सारे रूल्स हैं। ये एंगल अगर ले लो 90-90 तो RHS से भी हो जाता है ना। तो RHS से भी कर सकते हैं, ट्रिपल एस से भी कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने कोई एक चूज किया है। तो ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ACO, मैंने साइड 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 चूज किया है।
अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो तो इक्वल हो जाएंगे। तो ओ पे ट्रायंगल एपीओ में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ए ओ पी। और एंगल ओ एसीओ में कैसे लिखेंगे? तो ए ओ सी, दोनों एंगल इक्वल होंगे, इनको हमने एक्स ले लिया, लेट। इसका रीजन क्या है? सीपीसीटी। तो देखो ये एंगल हमने एक्स ले लिया, ये एंगल भी एक्स ले लिया। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। अब ट्रायंगल 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट, तो वहां से ये y और y इक्वल आएंगे, तो वो लिखना है हमको, सिमिलरली करके लिखेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल BOC is congruent to BOQ। ट्रायंगल BOC is congruent to BOQ। तो इसकी सीपीसीटी से हमको मिलेगा एंगल BOC और एंगल BOQ इक्वल, इसको हमने y ले लिया और q लिखा है, तो ये भी सीपीसीटी। इसको कर लिया इक्वेशन 2, इसको कर लिया इक्वेशन 1। अब देखो हमने ये तो प्रूफ कर ही लिया है कि PQ डायमीटर है। डायमीटर है मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180। तो x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई कितना होगा? 180 होगा। एज PQ इज अ डायमीटर, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। कैसे लिखेंगे? तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर एक्सियम। ये लीनियर पेयर एक्सियम है। चलो आगे देखो, तो x और x हो गया 2x, और y कितना हो गया? 2y। ये हो गया 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये देखो 2x प्लस वाई को, ध्यान से सुनना, x प्लस वाई को क्या हम एंगल AOB लिख सकते हैं? ये एंगल देखो, ये वाला AOB, क्या इसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। ये ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू 180। अब इस 2 को वहां ट्रांसपोज करो, तो एंगल AOB कितना आ गया? 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर लिया। चलो कॉपी करो। तो 9th कॉपी कर लिए। देखो 9th के बाद ना एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, लास्ट वाला। तो अभी हम फिर सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हैं। 9th के बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 13th। ओके, तो ये कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट करते हैं 13th। यस नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। तो ये लाइन बहुत बड़ा सा है, हम इसको ब्रेक करते हैं पहले पार्ट बाय पार्ट, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में मेन थीम क्या है कि एक क्वाड्रिलैटरल है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये पहले फिगर बना ले हम लोग, एक क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। चलो तो पहले बनाएंगे सर्कल। तो ठीक है, 9th के बाद, सॉरी 9th नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? हाँ 9th ही किया है। 9th के बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में अगर 2 क्वेश्चन बोले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 12 और 13 है। तो लास्ट के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्कल्स के एक्सरसाइज में अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन बोले इंपॉर्टेंट, तो वो लास्ट के दोनों हैं, 12th और 13th। तो 2 ही बचते हैं हमारे, 13th कर लेते हैं, फिर 12th कर लेंगे। 13 देखो पहले, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो पूरे क्वेश्चन का जो थीम है वो ये है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, उसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब है। तो फिगर पहले बना लेते हैं। चलो ये मान लिया हमने एक सर्कल। फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हमको एग्जैक्ट फीलिंग आनी चाहिए क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है। तो ये हमने बना लिया सर्कल। अब एक बनाते हैं क्वाड्रिलैटरल इसके बाहर। तो ये मान लो एक साइड हो गई क्वाड्रिलैटरल की। रैंडम क्वाड्रिलैटरल है तो कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब नहीं बनाना, पैरेललोग्राम वगैरह नहीं बनाना। ये हो गई दूसरी साइड, ये मान लो हो गई तीसरी साइड, और ये वाला इमेजिन करो 4th साइड हो गया।
एक्स्ट्रा पार्ट मैं हटा देता हूं। ये पार्ट मैं हटा देता हूं, एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो मैं हटा देता हूं। तो ये फिगर क्लियर है? चलो अब देखो, इसका नाम ले लिया ABCD, ये मान लो A है, ये B है, ये मान लो C है और ये मान लो D है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। अपोजिट साइड्स के दो पेयर हैं यहाँ पे। पहला पेयर है अगर AB, दूसरा पेयर क्या है CD। ये फर्स्ट पेयर है अपोजिट साइड का, और दूसरा पेयर है अपोजिट साइड्स का AD एंड BC। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, वो हो गया सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो पहले ये समझो कि ये सर्कल पे क्वाड्रिलैटरल की AB साइड सेंटर पे एंगल सबटेंड कैसे करती है। तो सेंटर को ना A से B से ज्वाइन करो, तो ये जो एंगल मिल गया हम ये बोलेंगे AB साइड ने सर्कल के सेंटर पे ये एंगल सबटेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे पेयर में बात कर रहा है, AB और CD जो एंगल सबटेंड करेगी, तो उसके लिए AB और CD को सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। तो मान लिया सर्कल का सेंटर ये रहा, पॉइंट O। अब देखो, तो इस O को पहले हम A से ज्वाइन करें, फिर B से ज्वाइन करें, तो ये AOB एंगल हो गया। तो साइड AB ने ये वाला एंगल सबटेंड कर दिया। अब इसको C से ज्वाइन करें और इसको D से ज्वाइन करें, तो ये एंगल मिल गया। ये पॉइंट अगर मान लो O है, तो AB और CD साइड ने जो एंगल सबटेंड किया ना, उनका सम कितना है 180। मतलब इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है, और क्रॉस वालों का सम भी 180 प्रूफ करना है। क्रॉस वाले कौन से एंगल हैं? AD और BC साइड ने एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है, तो इन दोनों का सम क्या प्रूफ करना है? सप्लीमेंट्री, मतलब डॉट वाले एंगल्स का सम 180 और क्रॉस वाले एंगल्स का सम भी 180। बोलो, बात समझ आ रही है? यस सर। चलो देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। गिवन, यहां पे भी हम वो कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, ठीक है ना? तो रेडी रहना उसके लिए, कॉन्ग्रुएंसी एक बार फिर से आएगी। तो गिवन में क्या है? ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है? ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल। बस क्वाड्रिलैटरल में ये सारे हमारे टेंजेंट्स की तरह काम करेंगे, साइड्स जो होंगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक बार डिस्कस कर लें। तो अगर ये क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल के लिए क्वाड्रिलैटरल की चारों साइड्स क्या होंगी? टेंजेंट्स होंगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q हो गया, ये पॉइंट मान लो R हो गया, और ये पॉइंट मान लो S हो गया। अब अगर इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स को यूज करना है तो हमें कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा, बट उससे पहले हम गिवन एक बार लिख लें। गिवन तो हो गया, टू प्रूफ एक बार लिख लें। तो देखो यहाँ पे देखना, अपोजिट साइड जो है वो पेयर्स में है। AB और CD फर्स्ट पेयर, AD एंड BC सेकंड पेयर। तो AB साइड जो एंगल सबटेंड करती है और CD साइड जो एंगल सबटेंड करती है, उसका सम 180, ये फर्स्ट पार्ट है प्रूव करने का। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, ये फर्स्ट पार्ट। एक पेयर और है अपोजिट साइड्स का, AD और BC। तो AD ने कौन सा एंगल सबटेंड किया? AOD, और BC ने सबटेंड किया एंगल BOC। इसका सम भी 180 करना है। तो ये दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन, जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज करना है तो हमें सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में रेड से करता हूं। OP फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, OQ सेकंड कंस्ट्रक्शन, RO थर्ड कंस्ट्रक्शन, और SO हमारा फोर्थ कंस्ट्रक्शन। फिगर बहुत घिचपिच बन रहा है, बट दिमाग में रखना कहां पे हमने क्या किया। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया OP, OQ, OR एंड OS। अब देखो प्रूविंग, यहां पे भी हमको बहुत सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। जैसे मैं बोलूं ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल 5 और ट्रायंगल 6 कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर ट्रायंगल 7 और ट्रायंगल 8 कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 4 पेयर्स में टोटल हमको करना है। 4 पेयर्स में क्यों करना है? इस बार क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्यों नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि देखो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, डायमीटर दिया था तो एक साइड पे हम 180 अप्लाई कर पा रहे थे। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब 180 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि AC स्ट्रेट लाइन है तो गलत है, AC स्ट्रेट लाइन नहीं है, BD भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, RP भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ROP स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसी तरीके से SOQ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है तो हम इस पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 यूज करने वाले हैं। कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इन सारे एंगल्स का सम 360। तो उसके लिए हमें सारे ट्रायंगल्स कवर करने हैं, इसीलिए इन सब ट्रायंगल्स का नाम मैंने लिखा है। ये बात क्लियर है? यस सर। चलो तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट हम सिर्फ एक पेयर को करेंगे, बाकी सारा सिमिलरली लिखेंगे, बट उसमें भी सावधानी हमको बरतनी पड़ेगी। फर्स्ट देखो एक वाला हम कर देते हैं, जैसे 1 और 2 की बात करें तो इन ट्रायंगल OCQ एंड ट्रायंगल OCR, देखो इन दोनों को। सबसे पहले तो CQ और CR इक्वल होंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, CQ इक्वल टू CR। ये क्या रीजन है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहां तक ठीक है। फिर RO इक्वल टू OQ, ये रेडियस है, ये एंगल 90 है, चाहो तो SAS से भी कर सकती हो, चाहो तो RHS से भी कर सकती हो। और फिर OC इक्वल टू OC, मैं ट्रिपल S यूज कर रहा हूं, ठीक है। OC इक्वल टू OC, ये पार्ट कॉमन है। तो क्या हुआ, ट्रायंगल OCQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OCQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OCR। ये ट्रिपल S मैंने यूज किया है, वैसे ये साइड एंगल साइड से भी हो रहा है, RHS से भी हो रहा है। तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सेंट्रल एंगल इक्वल, मतलब O पे कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो देखो एक तो ये एंगल मिल रहा है और दूसरा ये एंगल मिल रहा है। तो इनको लिख लेते हैं एंगल COR इक्वल टू एंगल COQ। COQ, इस एंगल को हमने क्या कर लिया, A और B ले लिया, ठीक है ना। तो एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। ये होगा CPCT से, पहले तो ये हो गया CPCT। तो अगली बार से क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, A और B में लिखेंगे, A और B इक्वल फर्स्ट इक्वेशन। ये समझ आ रहा है? इन्हीं एंगल्स का नाम है A और B। तो अगर मैं बाकी एंगल्स के भी नाम लिख लूं, AB हो गया, ये C और D हो गया, इजी करने के लिए E और F हो गया, ये G और H हो गया, क्योंकि सारे एंगल्स पे यूज करने वाले हैं। तो A और B इक्वल, ये हमारा इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है कि नहीं, बताओ पहले। यस सर। तो अब चलते हैं आगे। ट्रायंगल 1 और 2 हो गया, 3 और 4। तो अब लिखेंगे सिमिलरली, अगर ट्रायंगल 3 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए, वैसे हो जाएगा, तो C और D इक्वल आ जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल D, इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रही है बात? यस सर। तो ट्रायंगल 5 और 6 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो एंगल E और एंगल F इक्वल आ जाएंगे, एंगल E इक्वल टू एंगल F, थर्ड इक्वेशन। और लास्ट मिलेगा एंगल G इक्वल टू एंगल H, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशंस क्लियर? यस सर। अब यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर देता हूँ, सेकंड वाला तुमको करना है खुद से, ये इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड वाला कर लेना, जरूर कर लेना। अब देखो फर्स्ट पार्ट अगर हमको प्रूव करना है AOB प्लस COD, तो मुझे बताओ AOB में कौन कौन से एंगल्स मिलेंगे? F और G मिलेगा ना, यस सर। और COD में कौन सा मिलेगा? A और C मिलेगा। इनका सम 180 करना है। करें स्टार्ट। तो एट पॉइंट O, पहले तो सारे एंगल्स का सम 360 लिखें। A प्लस B प्लस C प्लस D, E प्लस F प्लस G प्लस H, इन सबका सम क्या होगा? 360। और रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब इस इक्वेशन में से हम उन पार्ट्स को रखेंगे जो हमें चाहिए, और जो पार्ट नहीं चाहिए वो रिमूव करेंगे। जैसे मुझे F चाहिए, G चाहिए, A चाहिए और C चाहिए। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने की बात हो रही है, तो जिस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहा हूं, सेकंड भी तुमको वैसे ही करना है, सेकंड पार्ट भी तुमको कर लेना है खुद से। अब देखो A B C D E F G H, इनमें से मुझे क्या क्या चाहिए? तो F चाहिए, G चाहिए, A चाहिए और C चाहिए। बाकी मुझे रिमूव करने हैं, तो A और B में से कौन सा चाहिए? देखो यहाँ पे A चाहिए, B नहीं चाहिए। A और B में से कौन सा चाहिए? A चाहिए, यहाँ पे B नहीं चाहिए। तो A और B का रिलेशन देखो यहाँ पे, A को A लिख दो और B की जगह पे क्या लिख देंगे? A लिख देंगे, क्योंकि A और B इक्वल है।
अब देखो सी और डी में से कौन सा चाहिए, तो हमें सी चाहिए, डी की जगह पे सी लिख दो, तो सी एज इट इज और ये वाला डी की जगह पे सी लिख दिया। फिर ई और एफ में से कौन सा चाहिए, एफ चाहिए, दिख रहा है ना, ई और एफ में से एफ चाहिए, तो पहले वाले ई की जगह पे एफ लिख दो इक्वेशन 3 से, और दूसरे वाले एफ को एज इट इज। जी और एच में से कौन सा चाहिए, देखो यहाँ पे जी चाहिए और जी और एच इक्वल है, तो पहला वाला जी एज इट इज, दूसरे वाले एच की जगह जी लिख दिया, ये हो गया 360। इसका रीजन डाल दोगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। ये समझ आया? यस सर। सारे देखो ट्वाइस हो गए ना, 2a प्लस 2c प्लस 2f प्लस 2g इक्वल टू 360। 2 कॉमन करके कैंसिल कर लो, और उससे पहले f और g एक साथ रख लो, a और c एक साथ, तो यहाँ 2 कॉमन करके a प्लस c, और यहां से भी 2 कॉमन करके f प्लस g, ये आ गया 360। तो ये देखो इन दोनों में से अब 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करके a प्लस सी की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल AOB लिख लेंगे, और f और g की जगह क्या लिख लेंगे, एंगल COD। उल्टा बोल दिया मैंने, a प्लस सी को लिखेंगे COD और f प्लस g को लिखेंगे AOB, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के बीच में सम है। अब ये 2 इधर ले जाओ, तो डिवाइड करके एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। यहां तक क्लियर बोलो? यस सर। अब सेकंड पार्ट में तुम्हें क्या करना है, इसी लाइन से स्टार्ट करना है, और इस बार जैसे AOD अगर तुमको प्रूव करना है ना, तो E और D चाहिए, BOC के लिए कौन सा चाहिए, B और H चाहिए, तो अब इन्हीं में से इन सब को रखना और बाकी को रिमूव करना इक्वेशन 1 2 3 4 यूज करके। सेम प्रोसीजर कर लोगी? यस सर। चलो कॉपी करो जल्दी से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। कौन सा क्वेश्चन है वो बताओ? क्वेश्चन नंबर 12। एक ही बच गया, एक ही बच गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लंबा होता है ना, तो पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो ये है सर्कल, एक ट्रायंगल के अंदर है ये सर्कल, तो ट्रायंगल भी बना लें। तो कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B, O से एक OD ये ज्वाइन किया हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला रहा है, मतलब ये 90 होगा, ये पार्ट है 6, ये पार्ट है 8, सर्कल का सेंटर O पे है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, such that the segment BD, sorry कहां चला गया, triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact are of length 8 and 6। तो ये पार्ट 8 है, ये पार्ट 6 है, मतलब BC को पॉइंट D 8 और 6 में डिवाइड कर रहा है, लेंथ वाइज, रेशियो वाइज नहीं, लेंथ वाइज। फाइंड द साइड AB एंड AC। फाइंड करना है साइड AB एंड AC। चलो करें इसको सॉल्व। AB और AC साइड हमको निकालना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले सर्कल में इन बाकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी यूज करो। ये पॉइंट मान लो E है, ये पॉइंट मान लो F है, तो O से E को ज्वाइन करो, O से F को ज्वाइन करो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यूज करना है तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये 90-90 वाले एंगल्स। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हम एक और कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, O से C को, O से B को और O से A को भी मिलाएंगे।
ये हमने ज्वाइन कर लिया इन सबको। कंस्ट्रक्शन लिख लें, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, फिर ओ एफ एंड ओ ई, इन सबको हमने ज्वाइन किया। देखो सॉल्यूशन क्या करना है, यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना है हमको। हेरॉन्स फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया याद है ना, 9th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था। यस सर। ए सी से जो टेंजेंट्स बनी है वो सी डी और सीई है, तो ये पार्ट अगर 6 है तो ये पार्ट भी 6 हो गया। बी से टेंजेंट बी डी और बी एफ है, तो अगर बी डी 8 है तो ये पार्ट भी 8 हो गया। अब ए से टेंजेंट ए ई और एफ है, इनको क्या कर लो, एक्स ले लो, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हमने एक्स निकाल लिया तो ए बी और ए सी मिल जाएंगे। ए बी क्या होगा 8 प्लस एक्स और ए सी होगा 6 प्लस एक्स, तो बस एक्स निकालना है। इतना सब लिख लें पहले। सी डी इक्वल टू सीई, ये कर लिया 6 सेंटीमीटर। बी डी इक्वल टू बी एफ, ये कर लिया 8 सेंटीमीटर। और ए ई इक्वल टू ए एफ, इसको हमने x ले लिया, अज्यूम कर लिया x। चलो अब एरिया ट्रायंगल एबीसी निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल एबीसी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, क्लास 9th में पढ़ा था हेरॉन्स फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, s निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलो तो a कितना हो गया 6 प्लस 8 14, b कितना हो गया 6 प्लस x, मतलब सम ऑफ 3 साइड्स, और c कितना हो गया 8 प्लस x अपॉन 2। इनका सम करो, 14 और 6 20, 20 और 8 28 प्लस 2x अपॉन कितना हो गया 2। अब 2 कॉमन करो ऊपर से, तो 14 प्लस x अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, तो s हमको मिल गया 14 प्लस x, ये हमको s मिल गया। अब एरिया निकालें, अगर एरिया का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, डालें यहां पे वैल्यू सारी, तो s हो गया x प्लस 14। अब s में से a माइनस करना है, तो x प्लस 14, इसमें से a माइनस कर लिया। देखो यहाँ पे a कितना है 14, ये वाला b कितना है 6 प्लस x, और c कितना है 8 प्लस x, तो a माइनस कर लिया, 14 माइनस हो गया। s माइनस b, तो s है x प्लस 14 माइनस b कितना हो गया, b हमारा 6 प्लस x है, दोनों माइनस हो गए, माइनस 6 माइनस x। फिर s माइनस c में तो x प्लस 14 और उसमें से 8 प्लस x माइनस, तो माइनस 8 माइनस x। वैल्यू सही पुट की है, समझ आ रहा है? यस सर। चलो तो ये हो गया x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में देखो 14 14 कैंसिल, तो ये x बच गया। इस ब्रैकेट में x से x कैंसिल और 14 माइनस 6 हो गया 8, यहां भी x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 हो गया 6। तो जो एरिया आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो हो गया 8 6 जा 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये हमारा एरिया मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो एरिया के ना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है हमारे पास, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होती यहाँ पे डाल देते, मान लो एरिया 100 200 कुछ भी होता, तो एक ही जगह पे 200 डाल लेते और स्क्वायर करके x निकाल लेते, बट यहाँ तो प्रॉब्लम है हमारे पास एरिया है ही नहीं। तो अगर ये एरिया को इक्वेट करना है, इस a को हटाना है, तो हमें एरिया एक और मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे देखो, तो इसी एरिया को हम एक और मेथड से फाइंड करते हैं, कैसे वो देखना अच्छे से। एक बात लिखते हैं यहाँ पे पहले, एरिया ट्रायंगल एबीसी, एरिया ट्रायंगल एबीसी, इस कंप्लीट एरिया को हम पार्ट में स्प्लिट करेंगे। देखो पहले ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, और फिर ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करेंगे, उसको एबीसी से इक्वेट करेंगे। तो एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एओबी, एओबी, फिर एरिया ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ट्रायंगल एओसी। ठीक है, इन तीनों का एरिया हम ऐड करेंगे। तो चलो एक बार फिर से निकालते हैं कैपिटल ए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एओबी, बीओसी और एओसी कैसे ट्रायंगल्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 है हर जगह पे, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, अगर मान लो एओबी का एरिया निकालना है तो बेस कितना हो गया 8 प्लस एक्स, और हाइट कितनी हो गई, सर्कल की रेडियस वो 4 है। फिर बीओसी का एरिया, तो वो भी हाफ, बेस हो गया 14, 8 प्लस 6 इंटू रेडियस है 4, प्लस 1/2, बेस हो गया 6 प्लस एक्स इंटू 4। करें सॉल्व,
देखो 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तीनों टर्म में 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करके 8 प्लस एक्स, यहां बचेगा 14 और यहां बचेगा 6। 2 कॉमन, तो 8 प्लस 14 प्लस 6, अच्छा ये 6 प्लस एक्स है लास्ट में, लास्ट में 6 प्लस एक्स है, तो वो ध्यान रखना है हमको। चलो 2 बाहर है अभी। देखो 8 प्लस 14 प्लस 6 कितना हो गया 28, और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। तो फिर से अंदर से 2 कॉमन करो, तो बाहर वाले 2 को वो इनटू कर लेगा और अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 14, तो ये आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14, ये भी एरिया आ गया। इसको कर लिया इक्वेशन 2। अब देखो ये भी एरिया है ये भी एरिया है, दोनों को इक्वेट करो फ्रॉम 1 and 2, तो अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, ये पहला एरिया, और दूसरा वाला अभी मिला 4 इंटू एक्स प्लस 14। अब स्क्वायर रूट में है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करो तभी तो रूट हटेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, तो LHS का रूट हट गया और RHS पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो एक बार x प्लस 14 कैंसिल हो गया, अब जो बचता है वो क्या है देखो एक बार, तो यहां बचा है LHS पे 48x, RHS पे बचा है 16 इंटू एक्स प्लस 14। यहां देखो तो 48x एज इट इज, 16 से मल्टीप्लीकेशन 16x प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 14, 16x को LHS पे ट्रांसपोज, तो 48 में से 16 निकल के 32x, और ये आ गया 16 इंटू 14। देखना अच्छे से, 16 से ये कैंसिल 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल 7 टाइम्स, x की वैल्यू मिल गई 7, x मिल गया 7, तो हमें x ही चाहिए था। अब लास्ट में आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉर्नर में, तो AB की जो लेंथ है वो है 8 प्लस x हमको मिला है 7, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ है 6 प्लस एक्स, तो ये हो गया 6 प्लस एक्स मतलब 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, बोलो समझ आया? यस सर। तो सर्कल्स हमने खत्म कर लिया है, इसको कॉपी कर लो। तो सर्कल्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, सारे थ्योरम्स कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए। ओके, ये कॉपी कर लो।